मुझे लगता है कि कोई भी फ्री एंड फेयर पोल बंगाल में हो नहीं सकता जब तक कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल नहीं हो। जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। 2 महीना मार्च अप्रैल का जो पीरियड है, उस समय शायद इस देश में तो हर साल कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शंस होते ही रहते हैं। इस बार 2026 में 5 राज्यों में असेंबली चुनाव होना है। बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम, पुदुचेरी। अब सवाल उठता है कि इन 5 में सबसे इंपॉर्टेंट जो देखा जा रहा है आज की तारीख में, जिस पे हम चर्चा करेंगे आपके साथ और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है आज की तारीख में, वो है बंगाल, जहां 294 सीट्स का चुनाव होना है। अब यहां 3 बार से ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री नहीं है। क्या इस बार चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगी, या मोदी अमित शाह का जो गेम प्लान है, जैसा कि उन्होंने बिहार में किया था, अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट, आपको भी याद होगा, अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट बिहार में, लोगों ने सोचा भी नहीं था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और कंबाइन जो है उनका इतना सीट्स लेकर आ जाएगा, 200+। अब सवाल उठता है कि बंगाल में क्या होगा। बंगाल में ममता जी का एकमात्र कार्ड जो है वो है माइनॉरिटी या मुस्लिम कार्ड कहें। 294 में 80 ऐसे सीट्स हैं जहां की मुस्लिम डोमिनेंस है, और उन 80 सीट्स में अगर देखा जाए तो 45% से ज्यादा उनका से है। बंगाल में अगर देखा जाए तो 30% के आसपास उनका से है। पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने इस स्पेस को खोजने में बंगाल में उन्होंने 2-3 चीजें शुरू की हैं, उस पर हम चर्चा करना आपसे पसंद करेंगे, और साथ में ममता जी का जो गेम प्लान है उस पर भी डिस्कस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन को बनाया, जो एक कायस्थ कम्युनिटी से आते हैं। बंगाल में कायस्थों की संख्या बहुत ज्यादा है, और कहा जाता है कि पूरे देश में अगर कंसंट्रेशन ऑफ कायस्थ है कहीं तो वह है बंगाल में और असम में। इन दोनों जगहों पे शायद ये कार्ड प्ले करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ये जो रिलीजन बेस्ड नैरेटिव्स हैं उस पे बेस्ड इश्यूज उठाए जाने की कोशिश हो रही है, मस्जिद बनाना। दूसरी तरफ हम देखें तो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हम करें तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन अगर कहीं है तो वेस्ट बंगाल में है, जिसके दम पे शायद ममता जी खेलती रही हैं पिछले 3 चुनावों में। इस चुनाव में भी उनका से होगा। और मैं यहां एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, और इसके पहले कि जब मैं अपने सीनियर जर्नलिस्ट मनोज जी के पास जाऊं उनके व्यूज के लिए, कि मेरे पास 3-4 दिनों से कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे। एक फैमिली उतरता है एयरपोर्ट पे, एक फैमिली उतरता है स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन, कोलकाता जैसी जगह पे, कोलकाता, एंड दे फेस्ड एंड दे वर थ्रेटन्ड। उनको एक भय समा गया था क्योंकि उनके पीछे 3 गाड़ियां लग गई थी। क्या है, कितनी सच्चाई है, उसको कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल है, बट फैक्ट है कि जिस तरह का वायलेंस, जिस तरह का कास्ट बेस्ड कम्युनल बेस्ड वायलेंस वेस्ट बंगाल में देखा जाता है और देखा जा रहा है, उस पे ही बेस्ड इस चुनाव का क्या नतीजा निकलेगा ये तो समय बताएगा। हम अपने चलते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र मनोज प्रसाद जी के पास। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स की कहानी कहां तक सार्थक होगी ममता जी के लिए, या फिर बिहार दोहराया जाएगा बंगाल में। असम की बात भी हम कर लेंगे। जी मनोज जी, जी नमस्कार। तो आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि बंगाल में क्या होने वाला है, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स कहां तक इंपैक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि झारखंड में, आप झारखंड से हैं और झारखंड में भी ये देखा गया था, बिहार में भी जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहां भी ये बात उठाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। ऑल थ्रू पिछले 3-4 सालों से ये बात उठाई जा रही है, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स, जिनको आधार कार्ड्स भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके कारण शायद लोकल में डर सा समाया हुआ है। क्या है स्थिति, मैं आपसे जानना चाहूंगा।
अभी जो डेटा सामने आया है, जो दिसंबर के मंथ में ईडी ने निकाला कि उनका जो फर्स्ट स्टेज जो एसआईआर का जो ड्राफ्ट रेडी किया है उन लोगों ने, उससे ये दिखता है कि करीब करीब 58 लाख वोटर्स जो है उनका डीलिस्टिंग हुआ है, होने की संभावना है। इसके अलावा करीब करीब 1.25 करोड़ लोग का अभी वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो करीब 2-2.5 करोड़ लोगों का सीन पूरा डगमगाने की कोशिश में है। अब उठता है सवाल ये कि ये वोटर लिस्ट से अगर इनका नाम हटता है तो ये निश्चित रूप से भारत के नागरिक नहीं है, ना रहेंगे। अगर वो भारत के नागरिक नहीं थे और आज के दिन तक या पहले तक चुनाव में पार्टिसिपेट करते रहे और अब वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट तो पूरे वोटिंग प्रोसेस पर होगा ही। लेकिन देखिए यहाँ पर एजम्पशंस ये है कि जो घुसपैठिया हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जिनका नाम डिलिस्ट किया गया, जिसको हटा दिया गया, वो उनको तो अभी तक हम लोग जानते नहीं है कि इतने लोगों को डिलीट किया गया, उसमें कितने घुसपैठिया है। उसमें बहुत लोगों का डेथ हुआ, बहुत लोग माइग्रेट करके कहीं और चले गए। देयर आर सो मेनी एक्चुअली टाइप्स ऑफ पीपल हु डू नॉट फिगर इन दिस वोटर लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय एसआईआर। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसको देखने वाली बात होगी। देखिए मुझे लगा आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात रखी है, और उससे मेरे दिमाग में जो बात जाता है वो ये कि ये जितने लोग घुसपैठिया हैं या हट गए जिस चुनाव में, चाहे डेथ का उनका हो गया, वो लिस्ट से कम हो गए, वोटर लिस्ट कम हो गया, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये कह देना कि ये सारे वोट जो है ममता बनर्जी का था, ये मुझे लगता है गलत होगा। और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए कि उसमें 30% या 40% या 25%, मुझे नहीं मालूम कितना, बट जो भी परसेंटेज अगर घुसपैठिया का है, ये घुसपैठिया जो लोग हैं, क्या उनका डिपोर्टेशन हुआ? मुझे लगता है उनका डिपोर्टेशन नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि वो जहां थे वहीं हैं, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। लेकिन उनका डिपोर्टेशन हुआ, कितने लोगों का हुआ मुझे तो अभी तक पता नहीं है, ना आपको मालूम होगा, किसी को मालूम नहीं, होम मिनिस्ट्री को भले मालूम हो। लेकिन साफ उठता सवाल कि अगर मान लीजिए कि इनका वोट, ये वोट नहीं देते, लेकिन देखिए जब चुनाव होता है तो हर पोलिंग बूथ पर अगर इनका स्टैंड पॉइंट रहेगा तो आप जान जाइए कि ये भाजपा के खिलाफ होगा। क्योंकि वो भले ही वहां पोलिंग बूथ पर एजेंट ना बने हुए हो, लेकिन पूरे एरिया में वो वोटर को मोबिलाइज करने में ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे। सही बात है। ये बात मार्क करके चलने की है, क्योंकि डिपोटेशन उनका हुआ नहीं। दूसरी बात मुझे लगता है, ये कहना मेरे दिमाग में आता है, आप बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं और मैं भी चुनाव कवर किया हूं, वेस्ट बंगाल की बात भी है। जब 2019-20 में चुनाव वेस्ट बंगाल में हुआ, आप देखिए कि कितना वायलेंस हुआ, आप जानते हैं जी। अब चुनाव में जो कैंडिडेट जीतता है, हारता है, उसका स्ट्रेटेजी बनाया जाता है। वोट्स कितने हमको मिलेंगे उससे हम चुनाव नहीं जीतते, ये भी जीतते हैं कि स्ट्रेटेजी बना करके उनके फेवर में जो वोट है उसको हम काट दें। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि एक कलकत्ता कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर ममता बनर्जी ने कोई कैंडिडेट खड़ा किया है, बीजेपी ने खड़ा किया, अब स्ट्रेटेजी बनता है बीजेपी का और ममता बनर्जी का कि ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है या वो सपोर्टर का जो ग्रुप्स है, उसको हम कैसे काटे। कैसे मतलब कि एक वहां बोलते हैं ना, एक वोट कटर को डाल दे, एक व्यक्ति को डाल दे जो 10,000 वोट ले आए, तो वो अगर 10,000 वोट जो बीजेपी का वोट बैंक से आता है, हिंदू वाला ज्यादा लोग, तो वो वोट कट जाएगा, बीजेपी हार जाएगी।
अब रहा सवाल कि ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है, जैसा आपने कहा कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण पर चलती है, उनको मुस्लिम वोट से ही अधिकतर जगहों में चुनाव जीतती हैं, और बूथ पर भी उनका ही कब्जा रहता है, और वोट कटवा भी वही बनवाते हैं। तो ऐसे स्थिति में अभी जो परिस्थिति होती है, एसआईआर होने के बावजूद भी वहां की जनता में कोई सर्वे तो नहीं हुआ है कि क्या पॉपुलैरिटी है, क्या नहीं पॉपुलैरिटी, बट इतना तो सही मालूम है। अच्छी तरह से है कि आज के दिन में पूरे बंगाल में जो आमतौर पर रिपोर्ट्स आ रहा है, न्यूट्रल रिपोर्ट, वो ममता बनर्जी के खिलाफ है। सारे अधिकतर लोग ममता बनर्जी के बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं, उनका बिहेवियर, उनका मिस गवर्नेंस, और जिस तरह से वो रूल करती है, और करके अभी मंदिर बनवा रही है वो भी सरकार के पैसा से, क्या कि हिंदू वोट को कटवा सके। तो ये सारा जो चीज चल रहा है उसमें परिस्थिति बड़ी वोलाटाइल है। इस वोलाटाइल सिचुएशन में ये आंकना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा। लेकिन एक बात जान जाइए कि सिर्फ वोट कटवा खड़ा करने से नहीं होता है। अब आप देखिए कि आपने कहा कि एयरपोर्ट, सॉरी, रेलवे स्टेशन के बगल में अगर एक मारवाड़ी व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है बंगाल के किसी गांव में, पुरुलिया में, कहीं पर, अगर उनको हड़का भी दिया जाए तो वो जीवन में पॉलिटिक्स से ज्यादा उनका व्यापार से लिंक है, उनका जीना हराम कर देंगे, तो वो लोग हट जाएंगे। तो वो वोट डालने जाएंगे ही नहीं। सही अगर बात। वोट डालने जाएंगे ही नहीं तो वोट होगा कैसे? तो सवाल उठता है कि ऐसी परिस्थिति में जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, जो जा करके ईडी के वो उनका अपना एक जो ऑर्गेनाइजेशन है को उसके यहाँ जा करके पूरा ईडी के सामने पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके चली जाती है। हाँ, अभी 2 दिन पहले हुआ है। तो ये कल की बात है। जी जी ये ये कल की बात, अभी तो हाईकोर्ट में सुनवाई चल रहा है उसका। जी जी आप जी। बताइए कि एक मुख्यमंत्री डीजीपी को बुलाती है और डीजीपी वहां आता है और वहां आके डॉक्यूमेंट्स को, उसके आईफोन को, आईफोन ना हो बोले फोन को, उस व्यक्ति का जो ओनर है आईपीसीओ का, उसका फोन आईपीसीआर लेके का। निकल जाती है। हम्म। अब ऐसा सीएम अगर किसी देश में हो, राज्य में हो, तो आप वहां पर फ्री एंड फेयर चुनाव करा ही नहीं सकते, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। और फ्री एंड फेयर पोल नहीं होगा तो ममता बनर्जी को कोई हराने वाला है भी नहीं। यहां एक छोटा सा सवाल है मेरा, एंड आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन इट एंड प्रॉपरली डिलिबरेटली आप बताएं, कैटेगोरिकली, क्लियरली। मैं आपसे जानना चाहता हूं अपने व्यूअर्स के लिए कि लोगों के बीच में जो मेरे पास, मैंने आपको बताया ना कि कुछ कॉल्स भी आए थे मेरे पास ग्राउंड से, क्योंकि मैं जब असेस कर रहा हूं चीजों को तो मेरी लोगों से बात भी हुई है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव्स थे, कुछ नेगेटिव्स थे, बट 2 चीजें जो मेरे सामने आई हैं वो ये हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वेस्ट बंगाल और असम जो बॉर्डरिंग एरियाज है वुड बिकम द नेक्स्ट बांग्लादेश। मैं आपको एक बताऊं बात, अभी सर्जिल इमाम जिसका कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया बेल, उसके स्टेटमेंट को आप देखिए, क्या कहा था कि वो जो छोटा सा चिकन पॉइंट जो चिकन नेक। चिकन नेक जो बोलते हैं, वो एक ऐसा एरिया है जहां की अभी घमासान चल रहा है जी। एसआईआर तो इधर हो रहा था, वहां पर वो पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, खास करके वहां बांग्लादेशी बसे हुए हैं, बसाए गए हैं। बसाए गए हैं। और ममता बनर्जी, आप जानते हैं बांग्लादेश की है, उनका तो देश विद अ डिस्क्लेमर वो बांग्लादेश, वो तो बेसिकली बांग्लादेश से ही यहाँ आई है। अब उनका नेशनैलिटी पर हम तो कोई नहीं चैलेंज कर सकते कि वो इंडियन नहीं है, चाहे वो राष्ट्रीयता उनमें नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के राष्ट्रीयता को जानने के लिए उसके कर्म को तो देखिए। एग्जैक्टली। अब कर्म में आप क्या पाते हैं? आप मुझे बताइए कि अगर भारत के नागरिक हैं आप और हमें नहीं मालूम है, पॉलिटिक्स से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे भाजपा से मतलब नहीं है, ममता बनर्जी से मतलब नहीं है, हम एक पत्रकार हैं, ऑनेस्टली पत्रकारिता करते आए जिंदगी भर। मुझे लगता है कि एक चीफ मिनिस्टर को क्या करना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट में आज के दिन में
उसको सपोर्ट करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किसी तरह से हम लोग का एरिया जो सुरक्षित रहे और देश में ही बना रहे। लेकिन सारा काम आप कर रही हैं, वो काम कर रही हैं जो कि देश हित में नहीं है। आप बताइए, अभी बोलती है कि घुसपैठिया आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? बीएसएफ वहां लगा हुआ है, बीएसएफ तो लगा, तो क्यों घुसा? अरे ये आ रहे हैं तो आप जानते हैं ये आने के पीछे 25 साल की कहानी है, 30 साल की, 40 साल की कहानी। ये 1971 के पहले से भी लोग यहाँ घुसपैठिया घुस रहे हैं। इनके समय में सबसे ज्यादा घुसपैठिया आए हैं, आज से करीब 10 साल पहले। अब मोदी जी आए तो घुसपैठिया का शुरुआत किया उन्होंने। मुझे हाल में ही मेरे ख्याल से करीब 6 साल 5 साल की बात होगी जब उन लोगों ने इसका काम किया। तो फेंसिंग के लिए इन लोगों ने लैंड मांगा, फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही ममता बनर्जी। आप बताइए कोई तरीका है? ये कौन सा देश हित है? ये कौन सा देश की फीलिंग है ममता बनर्जी में कि हम अगर नेशनल इंटरेस्ट है कि हमको जमीन देना है तो जमीन नहीं देते? तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का जो इंटीग्रिटी है, इट इज अंडर क्वेश्चन। एंड टू माय माइंड चुनाव में जीतना हारना ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है। देश रहेगा तभी हम चुनाव जीत सकते हार सकते हैं। और मुझे लगता है कि शी इज अ बिग थ्रेट टू द नेशन। ममता बनर्जी इज द वेरी बिग थ्रेट टू द नेशन। कश्मीर में वो नहीं हुआ जो कि आज वहां हो रहा है। और मुझे लगता है कि कोई भी फ्री एंड फेयर पोल बंगाल में हो नहीं सकता जब तक कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल नहीं हो। वहां अगर प्रेसिडेंट रूल, मैं बताता हूं, शी विल लूज इलेक्शंस लाइक एनीथिंग। मैं बंगाल घूमा हूं, अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, चारों तरफ घूम, 2-3 जगह में, मैं बताना नहीं चाहूंगा कहां गया उसका, अदरवाइज दे विल राइट टू क्वेश्चन मी। बट आई टेल यू वन थिंग, Mamata Banerjee has lost popularity at the grassroots level, or people are very angry with her in grassroots level. At the grassroots level, I'm not talking about urban areas, in local areas also. But the problem is her support base is so strong among the Muslim community. Muslim community को लगता है कि मेरे दोस्त हैं और वो मेरी रक्षा कर रही है। लेकिन आप बेसिकली आज हिंदू मुसलमान का सीन नहीं है। मुसलमान में सब मुसलमान जो है भारत के खिलाफ थोड़ी है। Majority of people they are basically pro India, no doubt about it, because they know what Bangladesh is all about. But religious feeling के चलते, sentiments को लेकर के, ये चीज को उभार के कि मुस्लिम हम मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, हम सेकुलर है, ये कारण से आज के दिन में आप पाइएगा कि करीब करीब 30 to 35% और 30% 25% लोग आप जान जाइए कि बूथ पर सिर्फ जाने से और वोट ऐसे नहीं दिया जाता है। मैं यहाँ इस गांव में रहता हूँ, मेरे बगल में 4 लोग रहते हैं, वो हमको काट देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। कितना वायलेंस हुआ है आप जानते हैं। बहुत सारा तो रिपोर्ट भी नहीं होता है, अखबारों में आता भी नहीं है कि कौन मरा और कौन कटा। एंड पुलिस तो रिकॉर्ड करती ही नहीं है। ऐसी स्थिति है वहां पे। सही बात है। लोग बंगाल छोड़ के चले गए। मैं दिल्ली में पढ़ा हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया हूं। जब मैं पढ़ता था 1978 to 1984, आई टेल यू, उस समय भी जो सीपीएम की जो सरकार थी, उससे कितना रोष, कितने लोग वहां से छोड़ के बंगाल चले गए। आप जानते हैं बंगाल क्या है? बंगाल का कल्चर भारत के कल्चर से मिलता है। बंगाल के जो सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, कितने लोग जो भारत को बनाने के पीछे में रहे। आज क्या स्थिति है वहां की? आज ऐसी स्थिति है कि उनका जीना हराम हो गया वहां पे। वो डरते हैं कि हम वहां पर, आज योगदा सत्संग के जो लोग हैं, मुझे रामकृष्ण मिशन के जो लोग हैं, वो डर के रहते हैं वहां। आज वंदे मातरम को अपोज कर रहे हैं, अपोज करते हैं और बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा बात। तो मुझे लगता है कि बंगाल आज कश्मीर से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। और सबसे मुझे लगता है बात कि जब तक कि केंद्र सरकार, भाजपा का अपना पॉलिटिकल एजेंडा भले हो, वो चाहती हो कि हम यहाँ पर कमर कस के चुनाव को जीत जाए, वो पॉलिटिकल ये भाजपा तृणमूल से मतलब नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का और सीपीआई सीपीएम का मतलब नहीं है। आज देश की सुरक्षा खतरे में है। मैं बता रहा हूं आपको, सबसे खतरा अगर कहीं से भारत को है तो वो है बंगाल।
और इसको कैसे किया जाए। मुझे लगता है कि ये जो डेमोक्रेसी जो है चल रहा है, इसमें जितने पॉलिटिकल पार्टीज है ना, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। आप Exactly. हिंदू ये लोग बोलेंगे मुस्लिम तुष्टिकरण, तो बोलेंगे हिंदू तुष्टिकरण कर रहे हैं, भाजपा हिंदू तुष्टिकरण कर रही है। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी का जो बैटल है ना, दैट इज religion based narratives. हाँ, and this has ruined the entire system of the country, and Bengal is the biggest threat before the nation today, I feel. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।